टू द चैनल बीएड करिकुलम। पेपर सेकंड में आज का टॉपिक है गैगने के सीखने की दशाएं। तो गैगने ने सीखने के बारे में एक सिद्धांत दिया है जिसको गैगनेस कंडीशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो ये सीखने की कुछ दशाएं होती हैं जिनके बारे में गैगने ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उसके बारे में समझेंगे। तो इसे पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम सीखने का अर्थ समझेंगे, सीखने की दशाएं क्या होती हैं उनके बारे में समझ सकेंगे, रॉबर्ट गैगने ने जिसको बताया है। इसके बाद हम अधिगम से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं और गैगने के द्वारा प्रतिपादित किए गए कुछ समस्या के लिए समाधान किए गए हैं, उसमें सीखने की एक श्रृंखला बताई गई है, उसको समझेंगे। मानव अधिगम योग्यताओं के वर्गीकरण को समझेंगे और गैगने द्वारा प्रतिपादित किए गए सीखने की श्रृंखला के बारे में जान पाएंगे। तो सीखने की दशाएं जो बताई गई हैं रॉबर्ट गैगने के द्वारा, वो कौन सी सीखने की दशाएं हैं इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यह सिद्धांत सीखने के विभिन्न प्रकार के स्तरों को प्रतिपादित करता है, विभिन्न प्रकार के प्रकारों को बताता है। इस वर्गीकरण का महत्व यह है कि विभिन्न प्रकार का सीखना विभिन्न प्रकार के अधिगम के लिए अनुदेश की आवश्यकता होती है। तो हम अलग अलग तरह की चीज़ें सीखने के लिए अलग अलग तरह के हमको अनुदेशों की ज़रूरत होती है ताकि हम उसके बारे में अधिगम कर सकें। तो इसके बारे में गैगने ने सीखने के 5 मुख्य वर्गों में विभाजित किया है अनुदेशों को। तो जिसमें पहला अनुदेश आता है मौखिक सूचना, दूसरा है बौद्धिक कौशल और तीसरा है संज्ञानात्मक रणनीति, चौथा है सत्यात्मक कौशल और पांचवा है अभिवृत्तियाँ। तो इन पांचों वर्ग को मिलाकर तब हमारी लर्निंग होती है, तब हम किसी चीज़ को सीख पाते हैं, ऐसा गैगने का कहना है। फिर गैगने ने बताया है कि गैगने के अनुसार बौद्धिक कौशल हेतु सीखने से संबंधित कार्य इस प्रकार है। तो सीखने से संबंधित जो कार्य होता है वो गैगने ने इस तरह से बताया है कि इसमें संकेतिक सीखना आता है, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना आता है, सरल श्रृंखला का सीखना आता है, शाब्दिक सहचर्य का सीखना आता है, विभेदीकरण सीखना आता है, संप्रत्यय सीखना आता है, नियम सीखना आता है और समस्या समाधान सीखना आता है। तो ये 9 तरह के अनुदेश बताए गए हैं गैगने के द्वारा जो हमारे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में जो है हेल्प करते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो ये जो 9 अनुदेश बताए गए हैं गैगने के द्वारा, इसमें सबसे पहला है अवधान, जिसको अवधान की प्राप्ति कहा जाता है। दूसरा है प्रत्याशा, तो प्रत्याशा में अधिगमकर्ता को उद्देश्य के बारे में सूचित करना। इसमें जो है प्रत्याशा में अधिगमकर्ता को ये पता चलता है कि उससे क्या उद्देश्य से अधिगम करना है। तीसरा है पुनः प्राप्ति, तो पुनः अधिगम का प्रत्यास्मरण कराया जाता है। चौथा है चयनात्मक प्रत्यक्षीकरण, जिसमें उद्दीपक की उपस्थिति कराई जाती है। पांचवा है शाब्दिक कुटीकरण, इसमें जो है अधिगमकर्ता को निर्देश दिया जाता है। छठा है अनुक्रिया, जिसमें दक्षता की प्राप्ति होती है। और सातवां है पुनर्वलन, तो इसमें पुनर्बलन किया जाता है, पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। मतलब अगर सकारात्मक उसका रिजल्ट आता है तो उसमें सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाएगा और नकारात्मक रिजल्ट आएगा तो नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाएगा। फिर 8वां है पुनः प्राप्ति, तो इसमें दक्षता का मूल्यांकन किया जाएगा। और 9वां है सामान्यीकरण, इसमें अधिगम का स्थानांतरण व अधिगम के संबंध को मजबूत किया जाता है। तो सीखने का क्या अर्थ है, गैगने के द्वारा यह बताया गया है कि मानव अधिगम एक जटिल प्रक्रिया होती है। इस जटिलता को समझने के लिए हमें अधिगम की दशाएं और समस्त अनुदेश क्रियाओं को समझना आवश्यक हो जाता है। तो हम मानव अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि अधिगम की दशाएं क्या होती हैं और उसके अनुदेश क्रियाएं कैसी हैं। जब तक अधिगम की दशाएं पूर्ण नहीं होंगी
होंगी तब तक किसी भी अनुक्रिया को सीखा नहीं जा सकता है। तो जब अधिगम की पूरी दशाएं पूर्ण रूप से हो जाएंगी तभी जो है किसी अनुक्रिया को सीखा जा सकता है। अधिगम मानवीय बौद्धिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है। तो अधिगम जो है मानव के बौद्धिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव माना जाता है। गैगने द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को अधिगम को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो गैगने के सिद्धांत में अधिगम को समझने के लिए ये कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि अधिगम एक संचयी प्रक्रिया है। मतलब अधिगम जो है वो एक संचयी प्रक्रिया है। इसमें कई तरह के सूत्रों का मूल्यांकन होता है, कई तरह के सूत्र इसमें संचयित हैं। अर्थात सर्वप्रथम हम आसान कार्यों को सीखते हैं, उसके बाद ही जटिल कार्यों को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम आसान चीज़ों को सीख लेते हैं, फिर उसके बाद जो जटिल कार्य हैं तब उन पर पहुँचते हैं, जब हम सरल कार्यों को कर चुके होते हैं तब। कोई भी संप्रत्यय सीखने हेतु हम सरल से जटिल सूत्र पर अनुसरण करते हैं। तो ये जो मैक्सिम्स होते हैं टीचिंग के, उसको हम फॉलो करते हैं कि सरल से जटिल की ओर हम जाते हैं जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं। मानवीय बौद्धिक विकास मानवीय अभिक्षमता का जटिल निर्माण है। दूसरा पॉइंट है कि अधिगम के द्वारा एक व्यक्ति समाज का एक कार्यात्मक सदस्य बन सकता है। तो अधिगम के द्वारा ही व्यक्ति जो है वो समाज का एक कार्यात्मक सदस्य बनता है। तीसरा पॉइंट है इसमें कि अधिगम द्वारा विभिन्न प्रकार के मानव व्यवहार को सीखा जा सकता है। तो अधिगम के द्वारा ही मानवीय व्यवहारों को सीखा जाता है और उसमें कोई न कोई परिवर्तन किया जाता है। अधिगम हेतु व्यक्ति की आंतरिक दशाएं व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है जिम्मेदार होती हैं। तो व्यक्ति जो है उसकी आंशिक दशाएं जो हैं और व्यक्ति किस वातावरण में रहता है ये अधिगम के लिए जिम्मेदार तत्व हैं। अर्थात अधिगम व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक दशाओं का प्रतिफलन है। तो व्यक्ति की जो बाह्य और आंतरिक दशाएं होती हैं उससे अधिगम प्रभावित होता है। इसके बाद देखेंगे कि सीखने की परिभाषाएं क्या हैं। तो डेफिनेशन ऑफ लर्निंग क्या है ये जानेंगे। मॉर्गन एंड गिलीलैंड के अनुसार बताया गया है कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। तो मॉर्गन और गिलीलैंड के अनुसार बताया गया है कि सीखना जो है वो किसी भी प्राणी के व्यवहार में उसके अनुभव जब उसमें आ जाते हैं तो उसको सीखना कहा जाता है। ये जो व्यवहार है उसका, उसमें चाहे कम से कम कुछ टाइम के लिए ही उसके व्यवहार में परिवर्तन हो, लेकिन सीखने से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, ये बात सत्य है। इसके बाद एक डेफिनेशन दी गई है गेट्स और अन्य के अनुसार। तो इन्होंने बताया है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो गेट्स और अन्य का कहना है कि हम सीखना जो है हमारे लिए वो हमारे अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसी को सीखना कहा जाता है। फिर वुडवर्ड ने बताया है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। तो वुडवर्थ का कहना था कि हम जब नए ज्ञान को अर्जित करते हैं या नवीन प्रक्रियाओं को करते हैं तो इसी प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया कहा गया है। फिर स्किनर ने बताया है अपने दृष्टिकोण से कि सीखना जो है वो प्रगतिशील व्यवहार द्रव्य स्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहा है। तो स्किनर के अनुसार जो प्रगतिशील व्यवहार होता है उसी को सीखना कहा गया है। फिर वुडवर्थ ने बताया है कि वुडवर्थ के अनुसार जब किसी नए कार्य का करना सबलीकृत हो जाता है और कालांतर की क्रियाओं में वह पुनः प्रकट होता है तो उस नए कार्य का करना सीखना कहलाता है। तो अगर कोई नया कार्य है उसका सबलीकृत हो गया है और फिर कुछ टाइम बाद फिर वह क्रिया पुनः प्रकट होती है तो उसमें जो व्यक्ति कार्य करता है वही सीखना कहलाता है।
अधिगम से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं कि सीखना किस तरह से होता है या अधिगम किस तरह से होता है, तो उसमें कुछ अवधारणाएं बताई गई हैं। तो अधिगम और अनुदेशन के प्रति गैगने ने कुछ अवधारणाएं विकसित की हैं जो इस तरह से हैं। पहली अवधारणा है कि चूंकि अधिगम एक जटिल एवं विधिवत प्रक्रिया होती है, इसलिए विभिन्न अधिगम परिणाम के लिए अलग अलग अनुदेशन की आवश्यकता होती है। तो अधिगम जो है वो एक जटिल प्रक्रिया होती है, इसके लिए अलग अलग अधिगम के लिए अलग अलग अनुदेशन की आवश्यकता होती है व्यक्ति को। इसमें दूसरी अवधारणा है कि अधिगम की घटनाएं इस कदर अधिगमकर्ता पर घटित होती हैं कि वे अधिगम या सीखने हेतु विशिष्ट दशाओं को जन्म देती हैं। तो अधिगम की जो घटनाएं हैं वो ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ घटित होती हैं कि उसको सीखने की नई दशा मिलती है, नई का विकास होता है। नए कौशल को सीखने हेतु जो भी अधिगमकर्ता से संबंधित आंतरिक दशाएं चाहिए, वे अधिगम की आंतरिक दशाएं कहलाती हैं। तो अधिगम के लिए जो अधिगमकर्ता में होना आवश्यक है उसको आंतरिक दशाओं के नाम से कहा गया है। और जो भी बाह्य उद्दीपकों जिनकी मदद से आंतरिक दशाएं समग्रित होती हैं, उनको फलस्वरूप अधिगम प्रक्रिया पूर्ण होती है, वे जो है बाह्य दशाएं कहलाती हैं। तो जो आंतरिक कारण को प्रभावित करते हैं वो जो है बाह्य दशाएं हैं। अधिगम की दशाओं के बारे में जैसे आप समझ सकते हैं कि जो आंतरिक कारक प्रभावित करेंगे अधिगम को वो जो है आंतरिक दशाएं होंगी, और आंतरिक दशाओं को जो प्रभावित करेगा वो बाह्य दशाएं होंगी। ये इस डायग्राम से भी समझा जा सकता है कि आंतरिक दशाएं और बाह्य दशाएं। आंतरिक दशाएं जो है अधिगमकर्ता की मानसिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होती हैं, और जो वातावरण से संबंधित उद्दीपकों से प्रभावित होंगी वो बाह्य दशाएं होंगी। फिर आंतरिक और बाह्य दशाएं मिलकर अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण करती हैं। अब गैगने द्वारा प्रतिपादित समस्या समाधान सीखने की श्रृंखला। तो गैगने ने समस्या समाधान को जो है सॉल्व करने के लिए, सीखने के लिए एक श्रृंखला दी है, उसको समझेंगे। जिसमें फर्स्ट पॉइंट पे है संकेतिक सीखना, दूसरे पॉइंट पे है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, तीसरे पॉइंट पे है शाब्दिक सहचर्य सीखना, चौथे पॉइंट पे है विभेदीकरण सीखना, पांचवें पॉइंट पे है संप्रत्यय सीखना, छठे पॉइंट पे है नियम सीखना, और सातवें पॉइंट पे है समस्या समाधान सीखना। तो ये जो है एक डायग्राम है, इन्होंने जो श्रृंखला दी है उसके बारे में। इससे भी समझा जा सकता है कि सबसे फर्स्ट नंबर पे जो होगा वो इसमें लास्ट में दिखाया जाएगा इस ट्रायंगल में। तो इसमें देखिए संकेतिक सीखना यानी कि सिग्नल लर्निंग, फिर दूसरे नंबर पे आएगा उद्दीपन अनुक्रिया सीखना जिसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग कहा जाएगा। तीसरे पॉइंट पे है सरल श्रृंखला का सीखना, तो सिंपल चेन लर्निंग आ जाएगा। चौथे पॉइंट पे आएगा शाब्दिक सहचर्य सीखना जिसको वर्बल एसोसिएशन लर्निंग कहा जाएगा। फिर पांचवें पॉइंट पे है विभेदीकरण सीखना जिसको डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहा जाएगा। छठे पॉइंट पे है सप्रत्यय सीखना जिसको कॉन्सेप्ट लर्निंग कहा जाएगा। सातवें पॉइंट पे है नियम सीखना, तो रूल लर्निंग, और समस्या समाधान करना, तो ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग आठवें नंबर पे आ जाएगा। ये इनकी समस्या समाधान की जो पूरी श्रृंखला है इसके बारे में डायग्राम है, गैगने के द्वारा ये बताया गया है। अब हम एक एक करके इनके सारी श्रृंखला को एक एक करके समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला है सांकेतिक सीखना जिसको सिग्नल लर्निंग कहा जाएगा। तो सांकेतिक सीखना क्लासिक अनुबंधन सीखने के समान है। तो क्लासिक की जो थ्योरी है अनुबंधन सिद्धांत उसी के समान है सांकेतिक सीखना, जिससे कोई तटस्थ उद्दीपन के साथ कोई स्वाभाविक उद्दीपन को एक साथ कई बार दिया जाता है। जैसे पावलो ने क्लासिक अनुबंधन प्रयोग में घंटी की आवाज़ एक तटस्थ उद्दीपन था और भोजन स्वाभाविक उद्दीपन के साथ उसको कुछ प्रयास तक देने पर कुत्ता मात्र घंटी की आवाज़ पर लार का स्राव करना सीख गया था।
तो इस तरह से सीखना जो है सांकेतिक सीखने का एक उदाहरण है। सांकेतिक का मतलब ही है कि कोई एक सिग्नल दे देना, कोई एक संकेत दे देना, जिससे कि जो है अधिगमकर्ता ये समझ जाए कि इसके बाद ऐसी चीज़ होनी है। तो उससे वो अपने जो है ऑब्जेक्ट का, अपने जो है उद्देश्य का अंदाज़ा लगा सके। तो उस सिग्नल के द्वारा जो है ये सीखा जा सकता है। जैसे कि पावलो के क्लासिकल अनुबंधन में ये बताया गया है कि जब घंटी बजेगी तभी कुत्ते को खाना मिलेगा। तो इससे कुत्ते के मुंह में लार आ जाना, तो वो समझ जाता था कि अगर घंटी बजी है तो अभी भोजन मिल जाएगा। इससे कुत्ते के मुंह में जो लार आ जाती थी वो एक सांकेतिक सीखने का उदाहरण था। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। तो उद्दीपन अनुक्रिया सीखना में प्राणी जिस उद्दीपन के प्रति एक ऐच्छिक क्रिया करता है, जिसका परिणाम उसे सुखद प्राप्त होता है। तो उद्दीपन अनुक्रिया सीखना वह है जिसमें प्राणी जो है उद्दीपन को देखकर तब अनुक्रिया करता है और उसको यह क्रिया जो है सुखद लगती है। वह धीरे धीरे उस उद्दीपन के प्रति वह अनुक्रिया करना सीख जाता है। तो प्राणी यही क्रिया करते करते वह यह सीख जाता है कि जैसे ही वो उद्दीपन को देखेगा वैसे ही उसकी अनुक्रिया हो जाएगी। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे साधनात्मक अनुबंधन यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, जिसमें स्किनर बॉक्स जो था उसमें चूहे को लीवर दबाने की क्रिया को सीख लेता है। तो चूहा जो है स्किनर बॉक्स पे खड़ा था, वो भूखा चूहा जो है वो लीवर को दबाना सीख लेता है। यह एक तरह से उद्दीपन अनुक्रिया सीखने का ही उदाहरण है। स्किनर के साधनात्मक अनुबंधन को मनोवैज्ञानिकों ने टाइप आर अनुबंधन भी कहा है। तो स्किनर का जो सिद्धांत था इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इसको जो है मनोवैज्ञानिकों ने टाइप आर थ्योरी के भी नाम से कहा है, टाइप आर कंडीशनिंग कहा गया है। थर्ड इसमें है सरल श्रृंखला का सीखना, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इस तरह के सीखने से तात्पर्य एक क्रम में होने वाले अलग अलग नई उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सेट से बताया गया है। तो सरल श्रृंखला का सीखने से तात्पर्य यह है कि इसमें जो लर्निंग होगी वो एक क्रम से होती है, एक सीक्वेंस से होगी। अलग अलग उद्दीपन को देखकर अलग अलग अनुक्रिया होगी, लेकिन वो एक सेट में चलेगी, वो एक क्रम में चलती चली जाएगी। इस प्रकार का सीखना मोटर लर्निंग भी कहलाता है। इसको जो है पेशीय सीखने के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि कार चलाना, दरवाज़ा खोलना, तबला बजाना आदि ऐसे जो है पेशीय सीखने के उदाहरण हैं कि व्यक्ति जो है कार चलाना सीख रहा है, दरवाज़ा खोल रहा है, तो वो उसमें अपने मोटर लर्निंग का यूज़ कर रहा है। मतलब उसमें कोई ना कोई उसकी पेशीय सीखने की जो है कार्य लग रहे हैं, जिसमें कोई छोटी छोटी अनुक्रियाएं एक क्रम से होती चली जाती हैं। जब ये सारी क्रियाएं आपस में संबंधित होती हैं तब व्यक्ति जो है कार चला पाता है। दरवाज़ा खोलना पता है और तबला बजाना पता है। तो ये सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो मतलब जब एक साथ होंगी तब उसमें जो है उसका परिणाम दिखेगा। फिर इस श्रृंखला में चौथा नियम है कि शाब्दिक सहचर्य नियम सीखना। इसमें जो वर्बल एसोसिएशन लर्निंग इसको कहा जाता है, इसमें व्यक्ति को उद्दीपनों अनुक्रिया का ऐसा क्रम जो है सीखना होता है जिसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है। तो इसमें जो है किसी न किसी तरह से शाब्दिक सहचर्य को स्थापित किया जाता है, जैसे कि कविता को याद करना, शब्दावली सीखना, कहानी को याद करना। तो इसमें जो सारे वर्बल एसोसिएशन होंगे उनसे लर्निंग कराई जाती है। फिर पांचवा है गैगने के द्वारा बताया गया है विभेदीकरण सीखना, जिसको लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें व्यक्ति विभिन्न उद्दीपनों के प्रति विभिन्न अनुक्रिया करना सीखता है। तो इसमें अलग अलग उद्दीपनों के लिए व्यक्ति जो है अलग अलग क्रियाएं करता है, अनुक्रियाएं करता है। जैसे बालकों द्वारा त्रिभुज और चतुर्भुज में अंतर सीख पाना,
तो इसमें जो है बालक विभेदीकरण कर पाता है त्रिभुज और चतुर्भुज के बीच में, और अलजेब्रा और अंकगणित में अंतर सीख पाना, तो अलजेब्रा और अंकगणित के अंतर को समझ पाता है, फुटबॉल और क्रिकेट बॉल के में अंतर कर पाता है। तो ये सब जो है विभेदीकरण सीखने के उदाहरण हैं। फिर छठा है इसमें संप्रत्यय सीखना, कॉन्सेप्ट लर्निंग। कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ को सीखना संप्रत्यय सीखना कहा जाता है। तो जो एक ही जैसी चीज़ें होती हैं उनके गुणों के आधार पर उनका अर्थ अलग कर पाना सीखना संप्रत्यय होता है, इसको कॉन्सेप्ट लर्निंग कहा जाता है। जैसे कि भालू, बाघ और सिंह, सियार, इन सब में ये जो है जंगली पशु हैं, लेकिन इनमें कुछ न कुछ अंतर होता है। तो जो इनमें अंतर कर लेता है वो जो है जंगली पशुओं के संप्रत्यय को सीख चुका है, इसी को कॉन्सेप्ट लर्निंग कहा जाएगा। फिर सातवां सीखना है नियम सीखना, यानी कि रूल लर्निंग। तो नियम सीखना और प्रिंसिपल सीखना एक ही बात है। नियम का सीखना एक महत्वपूर्ण सीखना है। इस तरह का सीखना संप्रत्यय सीखने पर आधारित होता है। तो इसमें भी जो है संप्रत्यय का सीखना आधार माना जाता है। नियम से दो या दो से अधिक के बीच एक नियमित संबंध भंडार विकसित होता है। तो इसमें जो है दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट के बीच में एक नियमित संबंध स्थापित करना इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे बालकों द्वारा व्याकरण, गणित, विज्ञान आदि के विभिन्न नियमों का सीखना इस तरह के सीखने की श्रेणी में आता है। तो बालक जो है व्याकरण के नियम अलग याद करता है, गणित के सूत्र उसके नियम अलग याद करता है, विज्ञान के नियमों को अलग याद करता है। तो ये जो है नियम सीखने के उदाहरण हैं। फिर इसमें आठवां आ जाता है समस्या समाधान सीखना, जो सबसे टॉप पर होता है। समस्या समाधान सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो समस्या समाधान सीखना गैगने ने श्रृंखलाबद्ध सीखने की सबसे ऊपरी अवस्था होती है। ये सबसे हाईएस्ट स्टेज है समस्या समाधान सीखना। इस तरह के सीखने में व्यक्ति किसी नियम का उपयोग करके कोई समस्या का समाधान करता है। तो इसमें जो है व्यक्ति किसी एक समस्या का निवारण करता है, कोई एक प्रिंसिपल को लगाकर, कोई एक नियम को लगाकर, और एक नए तथ्य को सीखता है। तो समस्या को वो जब समाधान कर लेता है तब किसी एक नए तथ्य को सीख जाता है। फिर बताया गया है कि गैगने ने 1965 में सीखने के 8 महत्वपूर्ण तथ्य दिए, जिसमें चौथी अवस्था के सीखना अर्थात शाब्दिक सहचर्य जो होता है, वर्बल एसोसिएशन का सीखना, तथा इनमें ऊपर के अन्य सभी स्तरों का सीखना ही शिक्षकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऊपर के जो हैं वर्बल एसोसिएशन के ऊपर जितने भी हैं पॉइंट, वो जो है शिक्षकों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं, जो गैगने की थ्योरी में बताया गया है। तो ये जो है गैगने के द्वारा 8 सीखने के नियम दिए गए हैं, इनको उन्होंने श्रृंखलाबद्ध किया है, जिसमें सबसे लोएस्ट पे जो है सांकेतिक सीखना है और सबसे हाईएस्ट पे जो है वो जो है समस्या समाधान सीखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है। तो ये पूरी गैगने की थ्योरी के बारे में एक्सप्लेनेशन थी। थैंक यू एवरीवन।